नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान होने के साथ ही एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के तेज फंसा हुआ है और पटना में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। इसी के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी और उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से जनसुराज के दफ्तर में हंगामा भी कटा हुआ है, क्योंकि जो जिन्हें टिकट नहीं मिली, जिनका टिकट कट गया, जिन्हें टिकट चाहिए थी, वो इस उम्मीद से थे कि इस बार लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन नाम आया नहीं और उसके बाद हंगामा जारी है। खैर, बात करते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन में भी अब पेच फंसा हुआ है। दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का एक दल मिलने गया है पटना लालू यादव से, और लालू यादव से मुलाकात होगी जिसमें भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, ये तमाम नेता गए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बातचीत करने लालू प्रसाद यादव से। आज इसी पर बात करेंगे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला कहां अटका हुआ है और क्या किसको कितनी सीटें कैसे मिली, क्योंकि आज जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अब कल के लिए टल गई है। तो इस पर पूरी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल होगा। हमारे साथ विशाल तिवारी जी, सलाहकार संपादक, हमारे साथ जुड़ेंगे। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक लंबा अनुभव है। तो रविन्द्र सर, सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं सर, लगातार बात हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, और अमूमन ये होता भी है कि जब गठबंधन में सब कुछ ठीक होता है, सीट शेयरिंग में थोड़ी बहुत उठापटक होती ही है, लेकिन महागठबंधन में मुझे इसलिए थोड़ा सा टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि 2020 का जब मैं सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला देखता हूं तो उस वक्त यही मुकेश सैनी थे, वीआईपी थी, और सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से ही वीआईपी ने खुद को अलग कर लिया था। इस बार कैसी कुछ स्थिति तो नहीं बनेगी? हाँ, स्थिति ऐसी बन रही है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी 30 सीट मांग रहे हैं। ये लोग उनको 30 सीट देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस और आरजेडी में भी एक लड़ाई है। अब देखिए कि कांग्रेस की जो सीट है, कांग्रेस को पिछली बार 75 सीट मिली थी, 71 सीट शायद, हाँ 71 सीट। तो इस बार 55 आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव और लालू यादव है वो 55 सीट देना चाह रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस का कहलगांव विधानसभा क्षेत्र उसकी परंपरागत सीट रही है। यहाँ से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सदानंद सिंह जो कांग्रेस के होते थे और मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते थे। उनके रहते उनके बेटे खड़े हुए हार गए। इस बार उनके बेटे जदयू में चले गए हैं। अब वहां से कांग्रेस प्रवीण सिंह कुशवाहा के नाम का ऐलान लगभग कर दी है। कल से कांग्रेस के लोग उनका फेसबुक पर दिख रहे हैं कि प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट मिल गया, वो उम्मीदवार बन गए। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जाकर कहलगांव में मीटिंग करके, और एक संजय यादव है जो झारखंड में मंत्री है, आरजेडी से झारखंड में एक ही मंत्री है, उनके बेटे के नाम का ऐलान कर दिए। इस तरह की लड़ाई अभी चल रही है। तो उसमें अब वो कांग्रेस का कहना है कि हमारी परंपरागत सीट है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब आरजेडी को लग रहा है कि नहीं, उस सीट को भी हम ले लें, क्योंकि वो अब तो सदानंद सिंह नहीं रहे, वहां से कांग्रेस हार भी गई है। तो इस तरह से सीटों में टकराव है। और ये जो कांग्रेस का दल आया है ये बात करने के लिए, क्योंकि एकदम बहुत जबरदस्त टकराव है, क्योंकि ये 55 पर मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव 55 से अधिक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई समझिए कि टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ, सीटों का क्लियर बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने बजाते मीटिंग की आके कहलगांव में। और संजय यादव भी मिनिस्टर थे। संजय यादव बिहार के बांका जिला के रहने वाले हैं, और लेकिन गोड्डा से जीत के और वहां मिनिस्टर है झारखंड में। तो वहां पर लड़ाई, तो इस तरह का कई सीटों पर लड़ाई है। मुकेश सहनी अलग मांग रहे हैं 30 सीट। तो अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के भी टच में है। बीजेपी वाले लोग भी उनको चाहते हैं कि हम अपने यहाँ लाके और फिर सीट दे दें और महागठबंधन को कमजोर करें। तो यह स्थिति इस तरह से बढ़ रही है, जिसको कि संभल तो जाएगी ही, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि मुकेश सहनी टूट के जा भी सकते हैं। जैसे कि लोजपा सरदर्द बना हुआ है एनडीए भाजपा जदयू के लिए, उसी तरह मुकेश सहनी यहाँ महागठबंधन के लिए सरदर्द बने हुए हैं। और महागठबंधन में भी कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई है। हाँ, अब लेकिन विशाल, अब आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कुछ सही दिख नहीं रहा और वीआईपी से मुकेश सैनी जा सकते हैं इस महागठबंधन से। लेकिन विशाल जी, जब मुकेश सैनी का बयान हम देख रहे हैं तो मुकेश सैनी तो बड़ा, मतलब
बहुत एकदम मस्त मौला टाइप दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं दिखाई दे रही, और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक तो अभी जैसे रविंद्र सर कह रहे थे कि एक तो सीटों को लेकर, और दूसरा उन्हें डिप्टी सीएम का भी चाहिए। एक मुझे सर अंदर खाने से ये भी पता लगा है कि मुकेश सैनी ये चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उसी वक्त ये ऐलान भी कर दिया जाए तेजस्वी यादव की तरफ से कि डिप्टी सीएम मुकेश सैनी को बनाया जाएगा अगर सत्ता में आते हैं। अब अगर ये ऐलान कर दिया जाएगा तो कांग्रेस इसे खुश तो नहीं होगी, ये जाहिर सी बात है। तो एक पेच ये भी फंसा है, तो मुकेश सैनी को लेकर तेजस्वी यादव अब धर्म संकट में दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। विशाल जी। जी, और देखिए उज्जवल, ऐसा है कि जो मुकेश सहनी है, तो जो आपने कहा ना कि बड़े मस्त मौला दिखाई दे रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उधर का भी दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। तो वो जो है बार्गेनिंग पावर उनके पास आज की स्थिति में ज्यादा है। बीजेपी भी मतलब बीजेपी से बहुत अच्छी है, और मतलब उन्होंने शुरुआत भी अमित शाह जी के संपर्क के माध्यम से बिहार में अपनी राजनीति एक प्रकार से शुरू की। तो उनके लिए विकल्प खुला हुआ है, और जितनी छोटी पार्टियां हैं, मतलब इंक्लूडिंग मुकेश सहनी भी जो है, तो ये जो अभी प्री पोल जो पूरा जो कवायद है कि भाई उसमें मैक्सिमम हर किसी को लग रहा है कि हम कितना बार्गेन कर सकते हैं। मुकेश सहनी को ये लग रहा है कि हम अपने जो उनका जो कोर वोट बैंक जो है कम्युनिटी को, वो निषाद, मतलब कई छोटी छोटी कई और भी जातियां हैं जो केवट हैं, इस तरीके से जिनको उनका दावा है। हाँ हाँ, तो उनको लगता है कि शायद अगर यहाँ पर वो डिप्टी सीएम के दावेदार के तौर पे खुद को अगर बीजेपी अगर घोषित करती है, सॉरी बीजेपी कह रहे हैं मतलब महागठबंधन, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ उधर वो जाएंगे। और अब यहाँ पर तेजस्वी की आपने कहा कि दुविधा ये है कि अन्य लोग भी फिर मांग करेंगे, हो सकता है कि लेफ्ट तो उतना डिजिट नहीं होगा, लेकिन फिर अब सवाल उठेगा कि कांग्रेस में किसको जो अभी ही घोषित किया जाए। वो थोड़ा सा सैद्धांतिक तौर पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि सहमत हो, लेकिन अभी भी दुविधा है कि भाई हाँ हम इनको घोषित करें तो और भी लोग भी डिमांड कर सकते हैं, खासकर कांग्रेस की बात की जाए। और दूसरा जो जैसा मैंने कहा कि वो बार्गेन का भी है, मतलब सीटों को लेकर भी है। मान लीजिए कुछ सीटें इसी बहाने 1 2 3 4 जो भी मिल रही हो थोड़ी सी बढ़ जाए। और कांग्रेस को लेकर के क्या है जो आज दल मिलने पहुंचा है? हाँ देखिए, कांग्रेस और आरजेडी का बड़ा ये रहा है। देखिए कांग्रेस, जाहिर सी बात है कि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी, मतलब 30-35 साल उसने राज किया, फिर 90 के दौर में जब ढलान आया, तो उस चीज को कांग्रेस आज भी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाती कि हम वो 30-40 सीट इस टाइप से हम 50 सीट पे हम लड़े। अब दिक्कत क्या है कि पिछली बार भी अगर कांग्रेस के स्ट्राइक रेट लगातार, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो राजनीति को समझते हैं, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो अगर मान लें 70 सीट अगर है तो भाई आप 20 सीट पे जीत रहे हैं। तो लोगों का कहना है कुछ सीटों को, मतलब जो पिछला जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर हम कम करें। और उसमें मुझे लगता है कि अगर एक निष्पक्ष के तौर पे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हम अगर आकलन करें, तो ये मांग जो है वो मतलब जायज आप कह सकते हैं कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि जिस हिसाब से आपने देखा है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका और राहुल एक पूरे एग्रेसिव नोट पे जिस हिसाब से उन्होंने यात्रा निकाली, तो कांग्रेस के अंदर बिहार यूपी दोनों में चूंकि इसकी जमीन रही है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, तो हमेशा से एक रहा है पुलाहट कि हम उस जमीन को हासिल करें। अब सवाल ये है कि अब 2 चीजें हैं, एक शोर है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है कि हम उस जमीन को बचाए भी रखें कि कल के डेट में हम उस पे दावा करें। अब उसमें है कि बीच का रास्ता कुछ 100 सीटें कम होंगी, जो पिछली बार जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी उससे कुछ कम होंगी। रवीन जी, अभी जैसे विशाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और वो चाहती है अपना जैसे वो पुराने उस दौर में लीड किया है, सारी चीजें करी है, वैसे ही रहना चाहती है। बिहार के अंदर अभी जो महागठबंधन की कमान है वो कांग्रेस के हाथ में, मतलब कांग्रेस तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन आपको कितना लगता है कि वो कांग्रेस उसमें कितनी सहायक, मतलब मैं बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका समझना चाहता हूं।
कांग्रेस को कम सीटों पर आके रुकना होगा, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहेगी और लालू और तेजस्वी इस पर अड़े हुए हैं। अंततः यही होगा कि 55 सीट नहीं और कुछ कांग्रेस को और कुछ सीटें मिल जाएंगी, जिसके आधार पर कि कांग्रेस को मान लेना होगा। पिछली बार 70 से यादव का बयान सुन रहा था सर, रविंद्र सर, मैं कल पप्पू यादव का बयान सुन रहा था, कह रहे हैं कांग्रेस को 100 से कम सीटों पर तो लड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं पप्पू यादव सुनिए पप्पू यादव के बात पर कोई नोटिस नहीं लेती है कांग्रेस, और पप्पू यादव तो अपना कुछ बोल के कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं, कांग्रेस में अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तो इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है और 70 तो नहीं मिलेगा, कम पर ही आके रुकना होगा। और एक बात विशाल तिवारी जी से आप पूछ रहे थे कि डिप्टी सीएम का जो मुकेश सहनी का ऐलान लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि जब सीएम का ही फेस तय नहीं है तो डिप्टी सीएम का फेस कहां से तय होगा। सीएम अभी तो बघेल जो आए हैं तो उनसे पूछा कि कुछ सीएम के संबंध में पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे या सीएम के चेहरा होंगे। तो जब सीएम का चेहरा तय नहीं है तो कुछ चीजें सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं। अब ये कौन नकारेगा कि अगर महागठबंधन जीतती है, सरकार बनती है, तो तेजस्वी सीएम नहीं होंगे। मतलब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावित कुछ भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी रेट जो है वो तेजस्वी का ज्यादा है। हाँ, तेजस्वी और आरजेडी गठबंधन पर भारी रहेंगे, कम सीटों पर मानना होगा कांग्रेस को। हाँ, 55 से और कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन गठबंधन यथावत रहेगा। भले मुकेश सहनी इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी का गठबंधन बना रहेगा। सीटें कांग्रेस को कम ही मिलेंगी लेकिन। अच्छा, और एक सर चर्चा चल रही है अल्पसंख्यकों को लेकर के, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि यार देखो अल्पसंख्यकों का तो कोई बिहार में बस वोट ले लिए जाते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है, तो अब महागठबंधन के पास अल्पसंख्यक वोट के लिए भी एक जद्दोजहद है, वो कैसे, कहां, कौन बचा पाएगा? नहीं, महागठबंधन को अल्पसंख्यक वोट मिलेगा। ये असली यह दिगर है कि पिछली बार 4 ओवैसी को 4 सीटें मिल रही थी सीमांचल में, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। ओवैसी को लोग वोट नहीं देंगे कहीं थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन महागठबंधन के साथ ही एमवाई समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। कुछ मुस्लिम टूट सकते हैं, लेकिन हम बिहार के हर क्षेत्र में, लगभग हर जिले में अभी घूमे हम 15 से 20 दिनों के भीतर, तो मुसलमानों का रुझान जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के प्रति ही है। ओवैसी का कुछ होगा, लेकिन मुस्लिम वोट टूटेंगे नहीं महागठबंधन से। ठीक है। और रविंद्र जी, एक बात पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रही है, और जब से प्रशांत किशोर, मतलब ये सवाल अब आम हो गया है, इस पर राय जवाब बहुत, मतलब बेशुमारी इतनी है कि बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा पीके फैक्टर को लेकर के। प्रशांत किशोर का आज तो लिस्ट भी, अब तो उनके प्रत्याशियों की आ गई है, पहली लिस्ट आई है। अब उसके बाद अभी मैं देख रहा था कि हंगामा भी चल रहा है, मतलब अभी तक तो मैं आरजेडी और उसमें देख रहा था कि लालू यादव के आवास पर और ये सब हंगामा चल रहा है। अब तो आज जनसुराज के दफ्तर पर भी हंगामा हुआ है, लोगों ने कटा है कि उनके प्रत्याशी, किसी को टिकट काट दी, किसी को नहीं मिली, किसी को कुछ। तो पीके फैक्टर सर कुछ क्या अब लग रहा है आपको, कुछ क्या असर करेगा, क्या करेगा, कितनी सीटें, क्या आपका क्या एनालिसिस है? अब पीके फैक्टर असर करेगा इस रूप में। पीके ने सबसे पहले यह तो ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने उम्मीदवारों के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसमें हमने देखा कि, लेकिन जो यहाँ पर जात जमात और धर्म के आधार पर बहुत विकास की बात हो रही है। पीके बोले हैं कि भाई मुसलमान मतलब जात जमात से ऊपर उठ के वोट दीजिए, लेकिन पीके भी अपने जो 51 सीटों का उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है, तो उसको ध्यान रखा है जातीय समीकरण का। तो उस जातीय समीकरण में कितना वोट काट सकेंगे पीके, वही उसी पर डिपेंड है। पीके का और जनसुराज को कोई तीसरे विकल्प के रूप में बहुत अधिक वोट मिलेगा ऐसी संभावना नहीं दिखती है। जैसे कि उन्होंने दरभंगा सदन में, प्रशांत किशोर तो जातीय फंडे को नकारते हैं ना, वो तो अलग ही उनका तो सीन चलता है। नहीं, वो कह रहे हैं गाड़ी जब रिजल्ट आएगा ना, तब उनको समझ में आ जाएगा कि जात जमात, बिहार में जात जमात के आधार पर ही लोग वोट देंगे। विकास की बात सालों भर हो, 5 साल हो, थोड़ी दिन पहले हो, लेकिन जात जमात ही काम करेगा। उन्होंने भी जात जमात का ख्याल रखा। उन्होंने आरके मिश्रा, पूर्व डीजी बिहार के, उनको
दरभंगा सदर से उम्मीदवार बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए कि वहां मैथिल ब्राह्मणों की ये मैथिल ब्राह्मण है और वहां मैथिल ब्राह्मणों की आबादी है। हालांकि वो वहां के आईजी रह चुके हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं उनको आर के मिश्रा को कहीं दूसरी जगह से बना दिया? मान लिया कि डीजी इसलिए ना बनाया उनको कि आर के मिश्रा है और वहां मैथिल ब्राह्मणों की आबादी है। उसी तरह दूसरी जगह भी सीट देने में उन्होंने जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। समझ गए ना? तो वो फैक्टर बनेगा, वो हराने का काम करेंगे। जैसे जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को वो देंगे, यदि मुसलमान वोट कट गया, उनके उम्मीदवार को मुसलमान वोट थोड़ा बहुत मिलेगा, तो यदि कम मार्जिन हुआ तो वहां महागठबंधन के लोग हार जाएंगे। जहां पर कि ये एनडीए का वोट काटेंगे, लेकिन वोट काटने वाली स्थिति में ही रहेंगे, कोई तीसरे विकल्प को लोग वोट दे। हालांकि उम्मीदवारों का चयन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत सारे उसमें बड़े फेस हैं, सब उसमें छपरा से पुलिस अधिकारी को बनाया। अब पुलिस अधिकारी छपरा से आके कहीं वो हिमाचल में पुलिस अधिकारी थे, उनको अब कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी छोड़ी और फिर दे दिया वहां पर। तो इसलिए दे दिया ना कि राजपूत वोटों को समेटना है। वहां पुलिस अधिकारी हिमाचल में काम किया, उसकी क्या पहचान है जो कि लोग वोट देंगे बताइए? तो वो भी जाट जमात को ही ध्यान में रख के किए हैं। जाट जमात के आधार पर उनके उम्मीदवारों को वोट मिलेगा, अपना जलपुराज का कोई वोट नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये ख्याल बिल्कुल भी ना करूं कि प्रशांत किशोर बिहार में जैसे दिल्ली के केजरीवाल वाली वो भूमिका में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वो सुनिए, उन्होंने काम किया है। प्रशांत किशोर ने पूरा गांव-गांव घूमे हैं, काम किया है, लेकिन दिल्ली की जनता अलग है और बिहार की जनता अलग है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट जो है अभी नहीं बदला है। वो लोग लाख प्रशांत किशोर घूमेंगे करेंगे, लेकिन लोग अपनी जाति के ही उम्मीदवार को वोट देंगे, अपने धर्म वालों के ही वोट देंगे। माई समीकरण ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एमवाई समीकरण जो है प्रशांत किशोर को सबसे बेस्ट उम्मीदवार और पार्टी के रूप में वोट देगा। ऐसा नहीं होगा, देखिएगा, रिजल्ट बताएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, देखेंगे जरूर। और एनडीए की भी बात कर लेते एक बार विशाल जी। एनडीए की भी अब बात कर लेनी जरूरी है, क्योंकि मांझी साहब तो महाभारत कराने पे तुले हैं एकदम। बिल्कुल कृष्ण की चेतावनी की पंक्तियां उठा करके उन्हें 15 ग्राम चाहिए ही चाहिए, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है अब बिल्कुल भी। नहीं, देखिए, जहां तक एनडीए की बात है, मुझे लगता है कि मांझी अपनी सच्चाई जानते हैं, अपना कितना वजन है। हाँ, चिराग पासवान जरूर जो है पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि मतलब अच्छी बार्गेन वो करें। मांझी जी मतलब उतने मेरी जहां तक समझ है, मुझे लगता है कि शायद वो उनकी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। वो मतलब नहीं होता है कि आपके पास से केंद्र में मंत्री हैं, बेटा मंत्री बिहार सरकार में मंत्री है, केंद्र में भी आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी जो पूंजी है, राजनीतिक जो पूंजी है, उसके मतलब उसके अनुरूप या उससे ज्यादा ही मुझे लगता है कि अभी उनके पास चीजें हैं। और हर जो पार्टी है, दल है, वो थोड़ा सा चाहता है कि हम बार्गेन करें। एनडीए के लिए असली चुनौती चिराग है, क्योंकि पिछली बार वो दिखा भी चुके हैं। नित्यानंद राय चप्पल घिस तो रहे हैं सर, 2 बार आज जा चुके हैं। आज 2 बार गए और दोनों बार में पहली बार गए तो चिराग मंत्रालय में थे, मिले नहीं, तो उनकी मां से मिलके वापस लौट आए, शाम को फिर गए अभी, तब मुलाकात हुई और बाहर जो तस्वीरें आई वो भी आई कि वो दोनों हंसते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डील डन हो गई है, क्योंकि नहीं मामला। मांझी जी ने जो उनकी लाइनें जो लिखी वो तो आपने जिक्र किया। चिराग ने भी कुछ लाइनें लिखी थी कि जो बड़ा पिताजी को अपने याद करते हुए कि जीना है तो लड़ना होगा, बड़ी आक्रामक वो लाइनें थी। और वो जीना है तो मरना होगा, जीना है तो मरना होगा, तो वो बड़ी है ना, तो कहा तो मेरे पिताजी कहते थे। हाँ, तो उनकी एस्पिरेशन बड़ी है, उनकी एस्पिरेशन जो है वो बड़ी है, लेकिन फिर भी चूंकि ये गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं और वो भी अपनी क्षमता को जान रहे हैं कि भाई अगर हम अकेले जाते हैं तो उनके लिए भी मतलब एक है ना कि कहाँ से बेहतर उनको चीजें मिल सकती हैं। तो अभी तो खैर केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के साथ एक मतलब में पुराना गठबंधन है। दूसरा जो एक कानाफूसी होते रहती है कि भाई वो जनसुराज के साथ डील करे, लेकिन जनसुराज ने भी क्लियर किया है कि भाई वो अगर अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे तब तो हम तैयार हैं।
मुझे लगता है कि थोड़े से रिजिड हैं वो, मतलब वो अपनी क्षमता को शायद, मुझे लगता है कि भाई 6-7 जो उनके पास लोकसभा की सीटें हैं, और पिछली बार भी विधानसभा में उन्होंने अच्छा खासा करीब 27 सीटों पर, जो मेरा पास जो डाटा है उसमें 27 सीटों पर जेडीयू को सीधे उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने जो कैंडिडेट जो खड़े किए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी प्रयास करेगी, और मुझे लगता है क्योंकि पिछली बार भी विरोध के बावजूद भी वो केंद्र में खुद को प्रधानमंत्री मोदी का वो हनुमान कहते हैं, तो वो बने रहेंगे। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बीजेपी और जेडीयू को थोड़ा-सा, या तो आपको भी बीजेपी यही अपने लगता है कोटे से कॉम्प्रोमाइज हो पाएगा चिराग पासवान से, मांझी से? मुझे लगता है कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए। मुझे लगता है रविंद्र से कि भी पूछ लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे चीजें गुड होंगी। हाँ, कुछ अगर आप अप्रत्याशित हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जैसे आपने कहा है कि नित्यानंद राय जी जो है उनके साथ गए तो हंसते हुए बाहर, वो चूंकि उसमें एक चीज समझिए कि अभी भी वो केंद्रीय में मंत्री पद पे बने हुए हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। तो उसमें है कि वो नहीं चाहेंगे कि भाई हम इस तरीके से, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो अपने आक्रामक उन्होंने तेवर जो है, वो उनके तेवर बहुत नकली नहीं है। आपको भी यही लग रहा है नवीन जी? आप हैं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा चिराग से? बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगा। स्थिति भाजपा के कंट्रोल में है, क्योंकि भाजपा की अभी बी टीम लगी हुई है। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बुला के दोनों में से कोई यदि चिराग को कह देंगे कि हाँ इतने सीट पर लड़ना है, तो चिराग तुरंत मान जाएंगे। और जहां तक हम का सवाल है, तो हम ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों का जातीय आधार ही पार्टी का आधार है, समझिए। इनका आधार पासवान है, मांझी जी का आधार ये है। ये लोग कौन लड़ाते हैं, किसको लड़ाते हैं? तो मांझी जी अपने परिवार के लोगों को लड़ाते हैं। कुछ अतिरिक्त सीट चाहते हैं कि 15 मिल जाए, चूंकि 4 पिछली बार भी जीते थे सब परिवार के लोग। तो उसमें अब अच्छा, भाजपा भी चाहती है कि थोड़ा जनता दल यू के कंट्रोल में ये लोग नहीं है, तो जनता दल यू भी थोड़ा दबाव में रहे, बाद में स्थिति तो संभाल ही लेंगे। तो वैसी स्थिति में अच्छा, क्षेत्रीय दलों को लाभ है। चिराग पासवान का अपना वोट है, जो दलित पासवान वोट है। दूसरे जगह भाजपा की वोट से ही ये इन लोगों के सांसद और विधायक जीतते हैं। अब जैसे देखिए कि भाजपा इनके 5 सांसद जीते हैं, खगड़िया से, जमुई से इनके बहनोई है, खगड़िया से राजेश वर्मा है। वहां लोजपा का क्या आधार है? भाजपा के ही वोट से जीते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमको 40 सीट मिल जाए। चिराग पासवान चाहते हैं कि 40 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, ताकि अधिक से अधिक हम जीत जाए। क्योंकि इन लोगों को तो लाभ होता है गठबंधन का, भाजपा का वोट से इन लोगों के एमएलए जीतते हैं। अच्छा, जीतन रावत जी भी देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों का सारा तेवर जो है वो बहुत ही भाजपा के कंट्रोल में है। वो सब मान जाएंगे, जितना सीट भाजपा देगी उस पर सब मान जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, मतलब आना जाना कहीं किसी का नहीं रहेगा। एक सर नहीं, आखिरी नहीं। सवाल और पूछूंगा, सीट शेयरिंग का सारा मुद्दा हो गया, एक आखिरी और पूछूंगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव प्रशांत किशोर के आ जाने से सर थोड़ा अलग हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। थोड़ा क्या, बहुत अलग हुआ है, हर बार की तरह इसको नहीं ले सकते। अब जैसे मैंने सर उत्तर प्रदेश में कई देखा था, उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव पिछली बार का देखोगे, मायावती ने के कई ऐसे कैंडिडेट थे, जैसे जहां पर मायावती के कैंडिडेट को 4-4 हजार वोट मिले, तो पता लगा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 2000 वोट से हार गया। तो क्या यही हाल बिहार में होने वाला है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को जितना भी वोट मिलता है, वो नुकसान आरजेडी को ही ज्यादा करेगा। एकदम जो है ना, आरजेडी को नहीं, प्रशांत किशोर, आपका अनुमान सही है। प्रशांत किशोर का उम्मीदवार हर दल को हराने का काम करेंगे। उसमें किस दल को लाभ हो जाएगा, उनका उम्मीदवार। अब जैसे उनका एक कैंडिडेट, जैसे एक उदाहरण दिया कि आरके मिश्रा जी खड़े हुए, तो उनको तो ब्राह्मणों का वोट मिलेगा नहीं, तो उसमें एनडीए को नुकसान होगा। उसी तरह कहीं इनका यदि यादव कोई कैंडिडेट हो गया, कहीं मुस्लिम कैंडिडेट है, तो वो कुछ वोट काटेगा, तो उसमें बहुत कम मार्जिन से, जैसे लोजपा की भूमिका थी हराने में एनडीए को पिछली बार लोजपा की भूमिका थी। लोजपा देखिए, भागलपुर की सीट
परंपरागत सीट है बीजेपी के लिए, हालांकि कांग्रेस उस पर जीत रही है। लोजपा का कैंडिडेट को मिला 15,000 से अधिक वोट और बीजेपी का कैंडिडेट 1,000 से हार गया। तो उसी तरह इस बार प्रशांत किशोर का, इसलिए प्रशांत किशोर और उसके उम्मीदवारों से हर दल के लोगों को डर है, कैंडिडेट को डर है बहुत कि कैसा उम्मीदवार वो देते हैं। तो उस उम्मीदवार के अनुसार जो है दूसरे सीटों का फैसला होगा, जीता हार का, बताते हैं आपको। मतलब मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि महागठबंधन को नुकसान है, नुकसान दोनों को है। नहीं नहीं, सबको, उनको भी नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान होगा, देखिएगा। ठीक है सर।